आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गुप्त काल के बारे में, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे एक या दो क्वेश्चन एग्ज़ामों में देखने को मिल जाते हैं। तो इसको चलिए हम करते हैं काफ़ी अच्छी ढंग से। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट इसमें बताया गया है कि इस वंश को भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो गुप्त काल को भारतीय इतिहास में क्या कहा जाता है? स्वर्णकाल कहा जाता है। गुप्त शासक वैश्य थे। गुप्त शासक क्या थे? वैश्य थे और विष्णु उपासक भी थे। नेक्स्ट पॉइंट है, ऐसा माना जाता है कि कुषाण शासकों के सामंत थे। जो गुप्त थे क्या थे? कुषाण शासकों के सामंत थे। नेक्स्ट है, इन्होंने बिहार के स्थान पर उत्तर प्रदेश को अधिक वरीयता दिया था। तो इन्होंने बिहार के स्थान पर उत्तर प्रदेश को क्या किया था? अधिक वरीयता दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है, इन्होंने अपनी राजधानी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी को बनाया। तो देखिए, गुप्त शासक का राजधानी कहाँ था? कौशाम्बी था। इस वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। इस वंश का अगला शासक कौन था? तो घटोत्कच था। इन दोनों शासकों ने सामंत के रूप में ही शासन किया, अतः इन्हें वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता। नेक्स्ट है, इस वंश का वास्तविक जो संस्थापक माने जाते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। इन्होंने लिच्छवी राजकुमारी कुमारी देवी से विवाह किया और इस उपलक्ष्य में, देखिए थोड़ा सा कटा हुआ है, देखिए इस उपलक्ष्य में उसने राजा रानी प्रकार का सिक्का चलाया। ठीक है, तो देखिए इस वंश का जो गुप्त वंश का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। उन्होंने लिच्छवी राजकुमारी कुमारी देवी से विवाह किया और इस उपलक्ष्य में उन्होंने राजा रानी प्रकार का सिक्का चलवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है, महाधिराजा का उपाधि धारण करने वाला चंद्रगुप्त प्रथम था। तो पूछा जाता है एग्जाम में कि महाधिराजा का उपाधि किसने धारण किया था? तो देखिए चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण किया था। नेक्स्ट है, इस समय शिक्षा का प्रमुख जो केंद्र था कहाँ था? उज्जैन। यानी गुप्त काल में शिक्षा का जो प्रमुख केंद्र था वो है उज्जैन। नेक्स्ट है, इस वंश के समय महिला को समाज में स्थान देना शुरू कर दिया गया था। तो गुप्त काल में महिला को क्या किया था? समाज में स्थान देना शुरू कर दिया गया था। इस वंश का दरबारी भाषा संस्कृत था। तो गुप्त काल में जो दरबारी भाषा था संस्कृत था। इसी वंश में बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई। तो देखिए गुप्त काल में ही बाल विवाह की प्रथा क्या हुआ? प्रारंभ हुआ। प्रभावती गुप्त के पुनः स्थित ताम्रपत्र अभिलेख से श्रीगुप्त का वर्णन मिलता है। तो देखिए प्रभावती गुप्त के पुनः स्थित ताम्र अभिलेख श्रीगुप्त से गुप्त का वर्णन मिलता है हमें। नेक्स्ट है, पारा का आविष्कार भी इसी वंश के समय हुआ था। पारा का आविष्कार इसी यानी गुप्त वंश के समय हुआ। नेक्स्ट है, इस वंश में गरुड़ मुद्राएं सर्वाधिक लोकप्रिय थी। तो गुप्त काल में सर्वाधिक जो मुद्राएं प्रचलित थी कौन सा था? गरुड़। नेक्स्ट है, इस काल में गुजरात, बंगाल, तमिलनाडु वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। तो इस समय गुजरात, बंगाल, तमिलनाडु वस्त्र उत्पादन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है, इस वंश में सोने की मुद्रा को दिनार तथा चांदी के रुपये को रुपया कहा जाता था। तो फिर से एक बार पढ़ लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इस वंश में सोने के मुद्रे को क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था और चांदी के रुपये को क्या कहा जाता था? रुपया कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है, इसी काल में शतरंज का खेल प्रारंभ हुआ। यानी गुप्त काल में ही शतरंज का खेल प्रारंभ किया गया था, जिसे चतुरंग कहा जाता था। तो उस समय शतरंज को क्या कहा जाता था? चतुरंग कहा जाता था। हुनों का आक्रमण गुप्त वंश के शासक स्कंदगुप्त के समय हुआ। देखिए हुनों का आक्रमण किसके समय हुआ? स्कंदगुप्त के समय हुआ था। सती प्रथा का वर्णन 510 ईस्वी में एरन अभिलेख में मिलता है। तो सती प्रथा का वर्णन कहाँ मिलता है? 510 ईस्वी में एरन अभिलेख में मिलता है और उस समय का शासक था भानुगुप्त। कौन थे? भानुगुप्त। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें बोला गया है इस वंश में कुमारगुप्त अश्वमेघ यज्ञ कराया था। तो देखिए इस वंश में कुमारगुप्त अश्वमेघ यज्ञ किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, गुप्त संवत का प्रारंभ 319 से 320 ईस्वी में
चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया। तो गुप्त संवत का ईस्वी कब था, कब से स्टार्ट हुआ, तो 319 से 320 ईस्वी में ये किसने चलवाया था, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने चलवाया था। उसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पे समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ना है। किनके बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में। यह चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। ये कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। इसी प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम शासकों में गिना जाता है। इसे प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम शासकों में गिना जाता है। किन्हें, समुद्रगुप्त को। यह कुमारी देवी का पुत्र था। ये कौन था, कुमारी देवी का पुत्र था। अतः यह खुद को लिच्छवी दौहित्र यानी लिच्छावी का नाती कहता था। तो याद रखिएगा ये जो था चंद्रगुप्त प्रथम जो था, कौन था, रुक जाइए थोड़ा सा, देखिए समुद्रगुप्त जो था कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था और लिच्छावियों को क्या था, दौहित्र यानी नाती था। ये अपने आप को लिच्छावियों को दौहित्र भी कहता था। ठीक है। इसके बचपन का नाम जो था कंच था। क्या था, कंच। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त की नीतियां आक्रामक तथा विस्तारवादी थी। देखिए समुद्रगुप्त की जो नीतियां थी क्या था, आक्रामक था और विस्तारवादी था। अतः यह अशोक के विपरीत था। क्या था, अशोक के विपरीत था। इसने आर्यावर्त यानी उत्तर भारत के वह राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था, जबकि दक्षिणावर्त यानी दक्षिण भारत के 12 राज्यों को पराजित कर दिया और उसने टैक्स यानी कर वसूलना शुरू किया। नेक्स्ट है इन्हीं विजय अभियानों के कारण समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की गई है। इसलिए B.A. स्मिथ द्वारा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ईयरली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में पुस्तक में लिखा हुआ है। ये जो ईयरली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में पुस्तक में लिखा गया है। ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का नेपोलियन किन्हें कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट है पुराणों में कहा गया है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था। तो यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण ये इंटरेस्टिंग बात है कि पुराणों में कहा गया है कि समुद्रगुप्त का जो घोड़ा था 3 समुद्र का पानी पीता था, अर्थात समस्त दक्षिण भारत समुद्रगुप्त के सामने नतमस्तक था। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बताया गया है कि यह अश्वमेघ यज्ञ करवाया और अश्वमेघकर्ता का उपाधि भी धारण किया था। नेक्स्ट है यह विक्रमांक का उपाधि धारण किया और इसे कविराज भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा समुद्रगुप्त को ही क्या कहा जाता है, कविराज भी कहा जाता है। और विक्रमांक का उपाधि किसने धारण किया था, तो समुद्रगुप्त ने ही धारण किया था। नेक्स्ट पॉइंट है इसके समय बौद्ध भिक्षु वसुबंध को संरक्षण दिया गया था। तो इसके समय बौद्ध भिक्षु वसुबंध का संरक्षण दिया गया था। नेक्स्ट है इसको आर्यावर्त में दिग्विजय तथा दक्षिण भारत में धर्म विजय का कार्य किया। इसको आर्यावर्त में दिग्विजय तथा दक्षिण भारत में धर्म विजय का कार्य किया था। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने बौद्ध गया में मंदिर बनवाने के लिए अपना एक दूत समुद्रगुप्त के दरबार में भेजा और अनुमति मांगी थी। तो श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने बौद्ध गया में मंदिर बनाने के लिए अपना एक समुद्रगुप्त के दरबार में दूत भेजा था अनुमति मांगने के लिए। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त ने उसी मंदिर बनाने की अनुमति दे दिया। लेकिन समुद्रगुप्त क्या थे, उन्हें मंदिर बनाने की अनुमति दे देता है। समुद्रगुप्त के विजय अभियान की जानकारी प्रयाग प्रशस्ति। तो समुद्रगुप्त के विजय अभियान की जो जानकारी मिलता है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख इलाहाबाद से मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। इसमें बोला गया है कि प्रयाग स्तंभ में जहांगीर शासक का वर्णन मिलता है। प्रयाग स्तंभ लेख में जहांगीर शासक का वर्णन भी मिलता है। यह अभिलेख समुद्रगुप्त के दरबारी कवि महासंघ विग्राहक यानी युद्ध एवं शांति का दूत हरिसेन का है। ठीक है, तो महासंघ देखिए यह अभिलेख समुद्रगुप्त के दरबारी कवि तथा महासंघ विग्राहक हरिसेन का है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त ने कृष्ण चरित्र पुस्तक की रचना की जिसके कारण इसे कविराज कहा जाता है। तो कविराज कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए
इसे सिक्कों पर बीना बजाते हुए सैनिक वेशभूषा में दिखाया गया है। इसे जो था समुद्रगुप्त को सिक्के पर बीना बजाते हुए सैनिक वेशभूषा में दिखाया गया है। समुद्रगुप्त के समय सबसे अधिक प्रचलित जो सिक्का था मयूर शैली का सिक्का था। समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त शासक बना। समुद्रगुप्त के बाद कौन बना? रामगुप्त शासक बना। यह एक अयोग्य शासक था। इसकी पत्नी का नाम देवी था। देवी ने रामगुप्त के छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ अपना षड्यंत्र रच के खुद के पति को रामगुप्त की हत्या करवा दी थी। ठीक है, नेक्स्ट है, इसकी जानकारी विशखदत्त की पुस्तक देवी चंद्रगुप्त में मिलती है। तो याद रखिएगा, इसकी जो जानकारी है विशखदत्त की पुस्तक देवी चंद्रगुप्त में मिलती है। अब यहाँ से हमको पढ़ना है चंद्रगुप्त द्वितीय को बारे में पढ़ना है। इसने शकों का अंत कर दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो देखिए, इसने शकों का अंत कर दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। किसने? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। इसे शक विजेता भी कहा जाता है। इसे देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। किन्हें? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को। परम भागवत का उपाधि इसी शासक द्वारा धारण किया गया था। तो देखिए, ये परम भागवत का उपाधि भी धारण किए थे। नेक्स्ट है, विक्रमादित्य का अर्थ होता है सूरवीर। विक्रमादित्य का अर्थ होता है क्या? सूरवीर। इतिहास में कुल 14 शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो यहाँ से पूछा जा सकता है कि इतिहास में कुल कितने शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था? तो 14 शासकों ने धारण किए थे। इसके समय व्याघ्र शैली के सिक्के मिले। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में व्याघ्र शैली का सिक्का मिला था। नेक्स्ट है, इसने चांदी के सिक्के चलाए। यह न्याय के लिए प्रसिद्ध था। तो देखिए, जो चांदी के सिक्के चलाया था यह किसके लिए प्रसिद्ध था? न्याय के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके न्याय का सिंहासन पर पत्थर का बना था। देखिए, इसके न्याय का सिंहासन जो था पत्थर का बना हुआ था। इसके समय सर्वाधिक विस्तार हिंदू धर्म का हुआ। यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय सर्वाधिक विस्तार जो हुआ हिंदू धर्म का हुआ था। इसके दरबार में संस्कृत के 9 विद्वान थे जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहते थे। ठीक है, वो भी संस्कृत के विद्वान थे। नवरत्न में सबसे प्रमुख जो था कालिदास जो संस्कृत के लेखक थे, अमरदास जो कवि थे, ब्रह्मवीर जो खगोलविद थे, उसके बाद धन्वंतरी जो थे आयुर्वेदाचार्य थे। ठीक है, ये सब चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे और नवरत्नों में से ये थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में चीनी बौद्ध विद्वान फाहियान भारत आया था। तो पूछा जाता है, काफ़ी पॉपुलर प्रश्न है कि फाहियान किसके दरबार में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक फो क्यू की में यात्रा विवरण लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद अगला जो शासक बना वो कुमारगुप्त था। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद जो अगला शासक बना कौन बना? कुमारगुप्त बना। इसने महायान शाखा के शिक्षा के लिए नालंदा विश्वविद्यालय बनाया था। तो देखिए, इसने महायान शाखा शिक्षा के लिए नालंदा विश्वविद्यालय को बनाया था। तो पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया या बनवाया? तो कुमारगुप्त के द्वारा बनाया गया था। इसे महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। तो देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय को क्या कहा जाता है? महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। विश्व का सबसे पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना राजा तक्ष ने करवाई थी। तो विश्व का पहला जो विश्वविद्यालय था वो तक्षशिला था और जिसका निर्माण किसने कराया था? राजा तक्ष ने करवाया था। नेक्स्ट है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि यह वर्तमान में पाकिस्तान में रावलपिंडी जिला में स्थित है। तो तक्षशिला जो विद्यालय अभी कहाँ स्थित है? तो रावलपिंडी जिला में स्थित है, वो भी पाकिस्तान में। विश्व में पहला हॉस्टल सुविधा देने वाला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय था। तो पूछा जाता है कि विश्व का पहला हॉस्टल का सुविधा देने वाला विद्यालय कौन है? तो नालंदा विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट है, 1198 ईस्वी में
ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को क्या किया, ध्वस्त करवाया था। तो याद रखिएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने करवाया, तो बख्तियार खिलजी ने करवाया था। कब किया, 1198 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट है कुमारगुप्त के बाद अगला जो शासक बना स्कंदगुप्त बना। कौन बना, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया। तो पूछा जाता है कि सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने करवाया था, तो ये स्कंदगुप्त के द्वारा करवाया गया था। इसकी अगला अलग से एक जूनागढ़ अभिलेख मिलता है। देखिए इसकी जो अलग से एक जूनागढ़ अभिलेख मिलता है, इससे यह जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त ने हुनों के आक्रमण को असफल कर दिया था। इसके बाद गुप्त वंश में सबसे बहुत ही छोटे शासक हुए। इसके बाद जो था गुप्त वंश में बहुत ही छोटे शासक हुए। भानुगुप्त के एरन अभिलेख में सती प्रथा की जानकारी मिलती है। तो भानुगुप्त के एरन जो अभिलेख है उसमें क्या मिलता है, सती प्रथा का जानकारी मिलता है। इस वंश का अंतिम जो शासक था विष्णुगुप्त था। कौन था, विष्णुगुप्त। इस वंश के विनाश का कारण हुनों का आक्रमण था। तो गुप्त वंश का जो विनाश का जो कारण है हुनों का आक्रमण था। हुन आक्रमण के बाद गुप्त वंश छोटे छोटे सामंतों में बट गया, जिससे सबसे महत्वपूर्ण जो सामंत था पुष्यभूति थे। कौन थे, पुष्यभूति। अब यहाँ से पढ़ना है हमें गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था कैसा था। ठीक है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो देखिए गुप्त काल की भाषा कैसा था, क्या था, तो संस्कृत थी। वर्तमान में हिंदू धर्म का स्वरूप गुप्तकालीन की देन है। जो अभी हम अपना हिंदू धर्म देखते हैं वो जो किसका देन है, गुप्त काल के ही देन है। यहाँ पे नेक्स्ट है गुप्त काल की राजधानी कहाँ था, कौसंबी थी। कहाँ, कौसंबी। इस समय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा जो स्रोत था भू राजस्व यानी भूमि कर। देखिए ये यहाँ 1/4 से लेकर 1/6 हो सकता था। तो भूमि कर कितना था, 1/4 से लेकर के 1/6 हो सकता था। भू राजस्व को हक या नगद या मिया अनाज के रूप में दिया जाता था। तो भू राजस्व को क्या किया जाता था, नगद या अनाज के रूप में दिया जाता था। इस समय शासन की सबसे बड़ी इकाई देश होती थी। तो देखिए इस समय शासन की सबसे बड़ी जो इकाई थी देश थी। देश का सर्वोच्च जो मुख्य प्रमुख होता था वो राजा होता था, जो न्याय की भी सर्वोच्चता था। शासन की सबसे छोटी इकाई गांव होती थी। कौन थी, गांव, जो ग्रामिक के अधीन रहता था। तो गांव किसके अधीन रहता था, ग्रामिक के अधीन रहता था। नेक्स्ट यहाँ पे इस समय सबसे प्रमुख अधिकारी कुमार अमात्य थे। कौन थे, कुमार अमात्य था, जो वर्तमान डीएम के पद पर था। ठीक है, तो पहले भी देख सकते हैं यहाँ डीएम होते थे। फाहियान के अनुसार इस समय अस्पृश्यता यानी छुआछूत थी। तो देखिए फाहियान अपने बुक में लिखता है कि इस समय भी क्या था, गुप्त समय में भी अस्पृश्यता यानी छुआछूत का प्रचलन था। नेक्स्ट यहाँ पे निम्न जाति के लोगों को चंडाल और या अत्यंग कहा जाता था। तो देखिए गुप्त काल में जो निम्न जाति के लोग थे उन्हें चंडाल कहा जाता था या अत्यंग कहा जाता था। इस समय स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार था, वे देवदासी भी हो सकती थी। देखिए इसमें जो था स्त्रियों को शिक्षा दिया जाता था और वे देवदासी भी हो सकती थी। इस समय बाल विवाह, पर्दा प्रथा व सती प्रथा का भी प्रचलन था। तो गुप्त काल में बाल विवाह भी था, पद प्रथा भी था और सती प्रथा भी था। इस समय वेश्यावृत्ति भी थी। ठीक है, नेक्स्ट है वेश्यावृत्ति में लिप्त महिलाओं को गणिका या कुटिनी कहा जाता था। तो देखिए वेश्यावृत्ति में लिप्त महिलाओं को क्या कहा जाता था, गणिका या कुटनी कहा जाता था। इस समय गणित ज्योतिष का सर्वाधिक विकास हुआ। तो गुप्त काल में सर्वाधिक क्या हुआ, गणित का और ज्योतिष का सर्वाधिक विकास हुआ था। अजंता की गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में ही हुआ। महाराष्ट्र के इन गुफाओं की संख्या कितना था, 29 था। महाराष्ट्र में अजंता गुफाएं में कितना गुफाओं की संख्या कितना था, 29 था। तो यहाँ पे बताया गया है कि 16, 17 और 19 नंबर की गुफाएं गुप्त काल की है। यहाँ पे देखिए जो 16, 17, 19 नंबर की जो गुफाएं हैं वो किसके काल के हैं, गुप्त काल की गुफाएं हैं वहाँ। नेक्स्ट है अजंता बौद्ध जैन तथा हिंदू तीनों के लिए प्रसिद्ध है।
अजंता को जो गुफाएं हैं बौद्ध, जैन तथा हिंदू तीनों धर्म के लिए प्रमुख है, प्रसिद्ध भी है। गुप्त काल में ही मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं बनाई गई है। गुप्त काल में ही मध्य प्रदेश में बाघ की भी गुफाएं बनाई गई है। गुप्त काल में ही अफगानिस्तान बामियान में स्थित पर्वतों को काटकर महात्मा बुद्ध की विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई गई है। तो गुप्त काल में ही अफगानिस्तान के बामियान, कहाँ, बामियान में स्थित पर्वतों को काटकर महात्मा बुद्ध की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई गई, किंतु अफगानिस्तान के तालिबानी आतंकवादियों ने इसे बम से उड़ा दिया था, यानी ये बर्बाद हो चुका है। अब यहाँ पे है थोड़ा सा सुदर्शन झील के बारे में जानने का प्रयास करते हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। तो यहाँ पे देखिए सुदर्शन झील का जो है निर्माण करवाया गया, कब कब करवाया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहला में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था। और किनके द्वारा करवाया गया था? पुष्यमित्र वैश्य के द्वारा, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल होते थे। तो देखिए एक साइड आपको राज्यपाल दिया गया है, कार्य और राज्य। तो निर्माण कब हुआ था? सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में। और किसने करवाया था सुदर्शन झील का निर्माण? तो पुष्यमित्र वैश्य ने। उसके बाद आते हैं अशोक। अशोक के समय में क्या हुआ? जीर्णोद्वार हुआ, यानी उसको फिर से रिपेयरिंग किया गया या फिर से बनाया गया बढ़िया से। तो उसका जो था अशोक के समय में जो राज्यपाल था तुष्पा के द्वारा इन्हें फिर से जीर्णोद्वार करवाया गया था। तीसरा है रुद्रदामन के समय, राजा रुद्रदामन, इसके समय जो जीर्णोद्वार करवाया था सुवी शाखा के द्वारा, सुवी शाखा के द्वारा। उसके बाद है चौथा स्कंदगुप्त। इसके समय जो राज्यपाल थे प्रणदत्त थे, उनके द्वारा ही सुदर्शन झील का जीर्णोद्वार करवाया गया। ठीक है, अब है नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं। याद रखिएगा एग्जाम में ये डायरेक्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पे है हुन। क्या है? हुन। हुन वंश के बारे में यहाँ पे पढ़ना है, हुनों के बारे में। तो देखिए हुन का क्षेत्र फारस या ईरान से अफगानिस्तान तक का था। तो देखिए जो अभी जो वर्तमान में जिसको हम पहले जो फारस बोला जाता था, जो अभी जो बना हुआ है वो ईरान और अफगानिस्तान के क्षेत्र को पहले फारस कहा जाता था। इसकी जो राजधानी थी अफगानिस्तान के वमियन में था। कहाँ था? वमियन में थी। तारामाना तथा मिहिर कुल दो प्रमुख हुन आक्रमणकारी थे। तो देखिए दो प्रमुख हुन आक्रमणकारी थे, कौन कौन से? तारामाना और मिहिर कुल। ठीक है, मिहिर कुल बौद्ध विरोधी तथा मूर्ति भंजक यानी तोड़ने वाला, मूर्ति तोड़ने वाला था। जो मिहिर कुल जो था बौद्ध विरोधी था और मूर्ति भंजक था, यानी मूर्ति को तोड़ने वाला था। नेक्स्ट है स्कंदगुप्त का जूनागढ़ स्थित अभिलेख से हुन आक्रमण की जानकारी मिलती है। तो देखिए स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख जो है उससे हुन आक्रमण का जानकारी हमें मिलता है। इसमें हुनों के लिए मलेच शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसमें हुनों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? मलेच शब्द का प्रयोग किया गया है। जब हुन भारत पर आक्रमण किया उस समय गुप्त वंश का शासक था स्कंदगुप्त। कौन था? भारत पे शासन कौन कर रहा था? स्कंदगुप्त। यह एक बर्बर एवं खानवा दोस्त था। क्या था? यह एक बर्बर और खानवा दोस्त शासक था। यह मध्य एशिया का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? मध्य एशिया का रहने वाला था। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हुनों के दो शाखाएं थी। पहला है पश्चिमी और दूसरा है पूर्वी था। भारत पर जिस हुन ने आक्रमण ने किया हुआ पूर्वी शाखा था। जो भारत पर आक्रमण किया था वो पूर्वी शाखा के हुन आक्रमण किए थे। चीनी साहित्य में हुन को हुंगनू कहा जाता है। देखिए चीनी साहित्य में हुन को क्या कहा जाता है? हुंगनू कहा जाता है। यह एक जाति समूह था जिसका कोई धर्म नहीं था, यानी हुनों का कोई भी धर्म नहीं था। अब यहाँ पे आ जाता है पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। यहाँ से पढ़ना है पुष्यभूति या वर्धन वंश। इस वंश के संस्थापक पुष्यभूति वर्धन थे, जो गुप्त काल में एक सामंत थे। ठीक है, उन्होंने अपनी राजधानी हरियाणा के थानेश्वर को बनाया। इसकी प्रथम राजधानी कहाँ था? थानेश्वर था। इस वंश का अगला जो शासक बना प्रभाकर वर्धन बना। कौन बना? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम यशुमती था। क्या था? यशुमती। उन्होंने परम भट्टारक और महाराजा धीराज का उपाधि भी धारण किया था। इस वंश का सबसे शक्तिशाली जो शासक बना
प्रभाकर वर्धन ही बना था। यहाँ पे देखिए प्रभाकर वर्धन के 3 संतान थे, कौन कौन थे? राजावर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए राजश्री का विवाह कनौज के राजा ग्रहवर्मन से हुआ। किनसे हुआ? राजश्री का विवाह कनौज के राजा ग्रहवर्मन से हुआ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मन की हत्या कर दी और राजश्री की हत्या करने का भी प्रयास किया, किंतु राजश्री जंगल में भाग गई। राजवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी थी। राजवर्धन ने किसको हत्या किया था? देवगुप्त की हत्या कर दी थी। गौड़ जो कि बंगाल शासक ने राजवर्धन की हत्या कर दिया और साथ ही इसने बोधि वृक्ष को भी कटवा दिया था। तो देखिए गढ़ जो कि बंगाल शासक था, राजवर्धन की हत्या कर दिया था और साथ ही इसने बोधि वृक्ष यानी बोधगया में जो वृक्ष लगा था उसको भी कटवा दिया था। वर्तमान बोधि वृक्ष 6ठी पीढ़ी का है। जो अभी बोधगया में वृक्ष लगा हुआ है पीपल का वृक्ष, वो 6ठी पीढ़ी का वृक्ष है। ठीक है, नेक्स्ट है शासक शैव धर्म का अनुयायी था। शासक जो था, बंगाल का जो शासक था शासक, वो किस धर्म का अनुयायी था? तो शैव धर्म का अनुयायी था। हर्षवर्धन ने शासक की हत्या की। हर्षवर्धन ने शासक की हत्या कर दी। अब देखिए हर्षवर्धन के समान 2 चुनौतियां थी। हर्षवर्धन के सामने कितनी चुनौतियां था? 2 चुनौतियां था। पहला था राजश्री का पता लगाना और दूसरा साम्राज्य को संभालना। हर्षवर्धन ने दिवाकर नामक बौद्ध भिक्षु को सहयोग से राजश्री को पता लगाया था। तो हर्षवर्धन ने दिवाकर नामक बौद्ध भिक्षु के सहयोग से राजश्री का पता लगवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कनौजा को बनाया और अपनी साम्राज्य को संभालने लगा। हर्षवर्धन ने कभी भी स्वयं को कनौजा का राजा साबित नहीं किया, बल्कि राजश्री का संरक्षक बनकर शासन किया था। हर्षवर्धन साहित्य प्रेमी था। उसने 3 पुस्तकों की रचना की है। तो देखिए हर्षवर्धन जो था साहित्य प्रेमी था और उसने 3 पुस्तकों की रचना किया। नागानंद और रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये तीनों जो बुक है उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद यहाँ बताया है कि हर्षवर्धन के दरबारी जो कवि था वनभट्ट था। कौन था? वनभट्ट। देखिए इनके वनभट्ट के 2 पुस्तकें हैं, कादम्बरी और हर्षचरित्र। कौन? कादम्बरी और हर्षचरित्र। हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा जाता है। हर्षवर्धन को और क्या कहा जाता है? शिलादित्य भी कहा जाता है। हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है। हर्षवर्धन जो था भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था। चीन राजा अपने राजदूत को हर्षवर्धन के दरबार में भेजा। चीन राजा अपने राजदूत को हर्षवर्धन के दरबार में भेजा था। इसके काल में चोर तथा डाकुओं का बोलबाला था। तो देखिए हर्षवर्धन के काल में क्या था? चोर और डाकुओं का बोलबाला था। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके समय मथुरा सूती वस्त्र का केंद्र था। तो हर्षवर्धन के समय मथुरा जो था सूती वस्त्र का केंद्र था। इसके समय चीन का यात्री हेनसांग भारत यात्रा करने आया था। तो हर्षवर्धन के समय ही हेनसांग भारत आया था। 629 ईस्वी में जब हेनसांग आया, तो यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि हेनसांग भारत कब आया था? तो 629 ईस्वी में आया था और नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति शिलभद्र थे। और उस समय जो थे नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति शिलभद्र थे। हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। नीति का पंडित तथा शाक्य का मनु कहा जाता है। याद रखिएगा कि हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है और नीति का पंडित और शाक्य का मुनि भी कहा जाता है। किन्हें? हेनसांग को। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ पे नोट डाउन भी कर सकते हैं। सीयूकी की रचना हेनसांग द्वारा किया गया था। सीयूकी की जो रचना है किनके द्वारा किया गया था? हेनसांग के द्वारा किया गया था। इसके नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन यानी स्टूडेंट तथा अध्यापक टीचर का कार्य किया। तो हेनसांग जो थे नालंदा विश्वविद्यालय में पहले पढ़ाई करते हैं, उसके बाद में टीचर भी बनते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के लिए 100 गांवों की आय हर्षवर्धन ने दान के रूप में दिया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय के लिए 100 गांवों को जो आय मिलता था वो नालंदा विश्वविद्यालय में डोनेट किया जाता था, पैसा दिया जाता था। ये कौन दिया था? हर्षवर्धन ने दान दिया था। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे,
बताया जा रहा है कि हेन सांग की विद्वता को देखकर हर्षवर्धन ने प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रयाग में होने वाले महामोक्ष परिषद का अध्यक्ष हेन सांग को बना दिया, जिस कारण ब्राह्मणों ने हर्षवर्धन का विरोध किया था। देखिए फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है कि हेन सांग की विद्वता को देखकर हर्षवर्धन ने प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रयाग में होने वाला महामोक्ष परिषद का अध्यक्ष हेन सांग को बना दिया था, जिस कारण ब्राह्मणों में हर्षवर्धन का विरोध किया गया। कुंभ मेला का प्रारंभ हर्षवर्धन के द्वारा ही माना जाता है। तो जो भी प्रयागराज में होता है कुंभ का मेला, वो सबसे पहले किसके काल में शुरू किया गया था? तो हर्षवर्धन के काल में ही शुरू किया गया था, याद रखिएगा। हर्षवर्धन हिंदू था, हर्षवर्धन क्या था? हिंदू था, किंतु महायान शाखा से प्रभावित वो था। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। हर्षवर्धन के समय उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण जो शहर था कनौजा था। कौन था? कनौजा। इसके समय कनौजा में बहुत बड़े बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया था। 5वीं बौद्ध संगति भी कहते हैं। जो कनौजा में बौद्ध सम्मेलन हुआ था वो 5वीं बौद्ध संगति भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन समस्त उत्तर भारत को जीत लिया था, किंतु कश्मीर को अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था। हर्षवर्धन था, समस्त उत्तर भारत को जीत लिया था, किंतु कश्मीर को अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था। हर्षवर्धन ने दक्षिण भारत अभियान प्रारंभ किया, किंतु नर्मदा नदी के तट पर दक्षिण भारत के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित कर दिया था इन्हें। तो हर्षवर्धन ने दक्षिण भारत अभियान प्रारंभ किया था, किंतु नर्मदा नदी के तट पर दक्षिण भारत के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें पराजित कर दिया था। नेक्स्ट है, इनकी जानकारी पुलकेशिन द्वितीय के कर्नाटक में स्थित ऐहोर अभिलेख से मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट है, 1647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाता है। तो हर्षवर्धन की मृत्यु कब होता है? 647 ईस्वी में। हर्षवर्धन की कोई भी संतान नहीं थी, जिस कारण वर्धन वंश का पतन हो गया। तो हर्षवर्धन का कोई भी संतान नहीं था, जिसके कारण वर्धन वंश का क्या हो गया? पतन हो गया। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तर भारत में राजनीतिक शून्य यानी सन्नाटा की स्थिति आ गई थी। इतिहास में हर्षवर्धन के मृत्यु को युग परिवर्तन का काल कहते हैं। तो इतिहास में हर्षवर्धन की मृत्यु को क्या कहा जाता है? युग परिवर्तन के काल कहा जाता है। नेक्स्ट 2 पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं। हर्षवर्धन के अंतिम बौद्ध राजा था। देखिए हर्षवर्धन जो था अंतिम बौद्ध राजा भी था और संस्कृत का महान विद्वान भी वो था हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कनौजा पर यशोवर्मन का शासन हुआ। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कनौजा पर यशोवर्मन का शासन हुआ। ठीक है। तो ये रहा गुप्त वंश के बारे में पूरा हम डिटेल यहाँ से पढ़ लिए हैं। देखिए यानी गुप्त काल पूरा यहाँ से कंप्लीट हो जाता है और नेक्स्ट हम वीडियो में पढ़ने वाले हैं संगम काल के बारे में, यानी दक्षिण भारत के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।